कभी भी चीन, पाकिस्तान, भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेगा। तो क्या हमारी 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयारी है? भारतीय सेना के एक अफसर 200 सैनिकों के साथ वहाँ गए, वहाँ के लोगों से बातचीत की, जो उनके वहाँ मंक्स थे, जो उनके धार्मिक लोग थे, और उन्होंने कहा हम भारत में विलय होना चाहते हैं। बिना एक गोली चलाए वो भारत में विलय हो गए। अमेरिका कभी भारत के साथ अब होगा ही नहीं। चीन अमेरिका से सैनिक और आर्थिक शक्ति में बहुत मजबूत है। भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं। चीन, पाकिस्तान निकाल लो, वो तो हमारे दुश्मन देश हैं। बाकी बचे 6 में से सिर्फ एक छोटा भूटान है जो भारत के साथ है आज की तारीख में। बाकी 5 पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में। Somebody should be responsible in the country कि इस डेट से पहले ये कंप्लीट होना है। तो आपने बड़ी अच्छी चीज़ समझा दी। आपने ये समझा दिया सर कि इंटरनल वीकनेस होगी ही तभी कोई एक्सप्लॉइट करेगा। बिल्कुल। चाइना के जो बॉर्डर के एम है वो बड़े क्लियर है। पहला ताइवान, स्पार्टले आइलैंड्स, फिर यू अरुणाचल डोंट थिंक प्रदेश। म्यांमार का नॉर्दर्न इलाका? नहीं, उसको कोई इंटरेस्ट। इंडिया हैज ऑलवेज गिवन एविडेंस ऑफ एनीथिंग व्हिच हैज हैपेंड ऑन इंडियन सॉइल टू द कंट्री which has done this, but the other country has never done it. वो बयान दे देंगे, ट्विटर लिख देंगे और वो कमेंट सेक्शन को डिसेबल कर देंगे ताकि कोई कमेंट ना कर सके, लेकिन प्रूफ नहीं देंगे। थैंक यू सो मच सर, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए इंडिया फर्स्ट पे, और ये हमारा दिस विल बी आवर सेकंड पॉडकास्ट टू से सो। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू आर्टिकल्स दैट आई हैव बीन रीडिंग। कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स थे, सिक्योरिटी वाइज मोस्टली पॉइंट्स थे, जिसे मैं इन दिनों फॉलो कर रहा था, जिसमें 2-3 इश्यूज हैं। एक तो बांग्लादेश में बहुत सारी पाक आईएसआई की विजिट्स हो रही हैं। अचानक से कराची चिटागोंग एक्टिवेशन हो रहा है। कराची चिटागोंग कह रहे कराची का पोर्ट आपके लिए हमेशा खुला है। देन म्यांमार में जो अरक्कन आर्मी के एरिया में जो रोहिंग्या है, उसमें एक अरसा करके है। अरसा की मीटिंग होती है म्यांमार की मिलिट्री हुंता के साथ, और प्रेजेंट उसमें पाकिस्तान के और बांग्लादेश के इंटेल ऑपरेटिव्स होते हैं। इसके अलावा एक और कहानी थी जो बांग्लादेश में 2 ऑपरेटिव्स मृत पाए गए हैं, एक अमेरिकन और एक पाक आईएसआई का, एक शेरिटन होटल में, एक वेस्टर्न होटल में। तो इस एरिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट द बे ऑफ बंगाल रीजन में, अचानक से ऐसा लग रहा है सर इंडिया की सिक्योरिटी, सॉरी फॉर रादर लॉन्ग क्वेश्चन, बट अचानक से ऐसा लग रहा है कि इंडिया के ईस्ट में सिक्योरिटी सिनेरियो खराब किया जा रहा है। एंड ये जो मेजर जनरल ने एक स्टेटमेंट कही थी बांग्लादेश के और पाकिस्तान के, कि द नेक्स्ट हिट ऑन इंडिया, द नेक्स्ट अटैक ऑन इंडिया विल बी फ्रॉम द ईस्ट। प्लीज सर। जयंत, आशीष जी, ये मेरा सौभाग्य कि आपने फिर मेरे को मौका दिया अपने इतने प्रसिद्ध पॉडकास्ट पे आने का। हम्बल सर। आशीष जी देखिए, 4 अगस्त इस साल को लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी, जो कि पाकिस्तानी सेना का डीजी आईएसआई है, उसने बयान दिया और कहा वील स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। यानी कि उसका तात्पर्य था कि भारत पे जो अगला युद्ध पाकिस्तान करेगा वो भारत के पूर्व से करेगा, और भारत के पूर्व में है बांग्लादेश। और जिस तरह से हम पिछले साल 4 अगस्त से लेकर आज तक देखते जा रहे हैं किस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के करीब हो रहा है, किस तरह से रेगुलर विजिट्स पाकिस्तानी सेना के ऊंचे अधिकारियों की बांग्लादेश हो रही हैं और बांग्लादेश के सेना के सीनियर अधिकारियों की पाकिस्तान हो रही हैं, ये बिल्कुल एक क्लियर सिग्नल है कि आने वाले समय में भारत के लिए थर्ड फ्रंट भी कितना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ये सारा पब्लिक डोमेन में है, ये सारा ओपन है। ये जो सिग्नल्स अंडरस्टैंड करेगा अच्छा है, जो सोचेगा कुछ नहीं होगा, हमें कुछ वक्त के बाद फिर उसका जवाब देना होगा। 7 अगस्त 2023 को जनरल मनोज नरावने, जो कि 28वें सेना अध्यक्ष हैं भारतीय सेना के, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2 फ्रंट वॉर भारत पे बहुत दिक्कत होगी। मैं उनका जो उन्होंने शब्द यूज किया मैं उसको कहीं यूज नहीं करता हूं जी, इससे भी बहुत कठिन शब्द यूज किया उन्होंने। अगर एक पूर्व सेना अध्यक्ष 2 साल पहले कह रहे हैं 2 फ्रंट वॉर दिक्कत होगी जी, अब हम तीसरे फ्रंट की भी बात कर रहे हैं। बांग्लादेश पिछले 1 साल से कोई हमारा दोस्त नहीं है। उसने बिल्कुल क्लियर दिखा दिया है कि वो सीधा चीन और पाकिस्तान के कैंप में है।
अब इस साल 27 मई से लाल मोनेर हाट, जो कि एक जगह है हमारे चिकन नेक से 20 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में, वहाँ पे चीन ने ऐलान किया कि वहाँ पे एक वायुसैनिक अड्डा बनाया जाएगा। अभी 2 हफ्ते पहले बांग्लादेशी वायुसेना ने 20 जे-10 लड़ाकू विमान खरीदने का ऐलान किया है चीन से, जो कि 2027 तक डिलीवर होंगे। चीन पाकिस्तान की नज़दीकियाँ तो हमने पिछले पॉडकास्ट में बहुत डिटेल में कवर की। अब बांग्लादेश का आप देखिए किस तरह से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हम थ्री फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं? अगर बांग्लादेश मोर्चा नहीं भी खोलता है, लेकिन हमारी तैनाती तो होगी। एक फैक्टर तो हम लेंगे जो आज तक नहीं हम ले रहे थे। तो क्या हमारी थ्री फ्रंट वॉर के लिए तैयारी है? इतने बड़े-बड़े हम बयान सुनते हैं कि पाकिस्तान को हम नक्शे से मिटा देंगे, पीओजेके अपने आप चल के आ जाएगा। वेरी नाइस। लेकिन क्या आपने कोई बयान सुना है चीन के सैनिक ताकत के बारे में? वो हमारे लिए खतरे की घंटी है। 1998 में भारत के तब के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने बयान दिया था कि भारत के लिए चीन नंबर 1 खतरा या दुश्मन है। इतना उन पे दबाव आया, राजनीतिक दबाव आया, 5 साल बाद 2003 में उन्हें वो बयान वापस लेना पड़ा। पीछे मुड़ के देखें, उनका बयान बिल्कुल सही था। आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको नमन और सलाम करना चाहूँगा कि आप इतने इम्पोर्टेंट विषय अपने पॉडकास्ट पे रेज़ करते हैं, जो कि भारत का कोई मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल नहीं रेज़ करता है। मैं भारत के तकरीबन हर मेनस्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल पर हूँ। पाकिस्तान उनका प्रेफर्ड टॉपिक है। चीन के बारे में इक्का-दुक्का कोई टॉपिक कभी डिस्कस होता है। द पॉइंट इज़ ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम उसको जितना दबाएँगे, ठीक है, हम उसे दबा पाएँगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, क्या हम इस 2 या 3 या 2.5 जो भी हम फ्रंट बोल रहे हैं, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? क्या हम 5 साल बाद तैयार होंगे? क्यों मैं 5 साल कह रहा हूँ? 3 चीज़ें 2030 में होने जा रही हैं, जिसके बाद कभी भी चीन, पाकिस्तान, भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेगा। बांग्लादेश करे ना करे, एटलीस्ट हमें ऑपरेशनल प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। 2030 में सबसे पहले मेडॉक डैम का कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा, जो कि अरुणाचल के 30 किलोमीटर पे बन रहा है। दूसरा, ज़िंजियान तिब्बत की जो रेलवे लाइन है, जो इस साल उसका काम 19 अगस्त से शुरू हुआ है, वो 2030 में उसकी कंप्लीशन है। तीसरा, 2030 में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 परमाणु पनडुब्बियाँ और 200 युद्ध पोत की कंस्ट्रक्शन जो आजकल दिन-रात हो रही है, चीन के 6 नौसैनिक डॉक्स पे, वो 2030 में कंप्लीट होंगी। तो 2030 के बाद चीन, पाकिस्तान कभी भी भारत पे 2 फ्रंट वॉर कर सकता है। बांग्लादेश का फैक्टर डालें ना डालें, लेकिन वो हमें 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना होगा। हमारे पास ठीक 5 साल का समय है। ज्योग्राफिकली क्या बांग्लादेश एक एडवांटेज में है विज़-अ-वी पाकिस्तान? देखिए, बांग्लादेश तो जिस ज्योग्राफिक लोकेशन में है, वो ऑलमोस्ट 3/4 से ज़्यादा तो भारत से घिरा हुआ है। बॉर्डर उसके लैंड बॉर्डर 3/4 से ज़्यादा भारत के साथ है। हुँ। 5 अगस्त पिछले साल तक कभी कोई फ्रिक्शन की बात थी नहीं इंडिया बांग्लादेश में। जब बीएनपी भी सत्ता में आई 1971 से लेके पिछले साल तक बीच-बीच में जब पॉकेट्स में बीएनपी आई खलीदा ज़िया की। हालाँकि खलीदा ज़िया और बीएनपी भारत के तरफ अलाइन नहीं थे, लेकिन तब भी दुश्मनी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन 1 साल में हमने देखा किस तरह के बयान आ रहे हैं बांग्लादेश से। तो जहाँ तक ज्योग्राफी की बात है, जिस तरह से चीन और पाकिस्तान समर्थन कर रहे हैं बांग्लादेश का, तो हमारे लिए तो वो एक बहुत बड़ा मिलिट्री चैलेंज है। बल्कि अभी पिछले महीने बांग्लादेशी सेना का एक लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान गया है, डीजीआईएसआई से मिला है, जहाँ पे कई मुद्दों पे बात हुई है। उसमें एक मुद्दा था भारत को कैसे अस्थिर करना है। तो जब ये चीज़ें खुलेआम हो रही हैं, तो हमें इस ये मीटिंग्स कुछ ज़्यादा नहीं हो रही सर? बहुत ज़्यादा ही हो रही हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, कम से कम महीने में 3-4 हो रही हैं। कभी इनके वहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ आ रहे हैं,
बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये किसी भी एंगल से ये नॉर्मल मिलिट्री एक्सचेंजेस नहीं है। हमारी भी मीटिंग्स होती हैं कई सेनाओं के पर ऐसे घुस नहीं जाते एकदम यार, हाँ। मतलब हम हर महीने में फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। मैंने कहा ना एवरेज पे अगर आप देखो महीने में 3-4 मीटिंग्स हो रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनिटली। और ये पाकिस्तान बांग्लादेश की हो रही है ना सिर्फ़? हाँ, बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान के पीछे कौन है? चाइना, पाकिस्तान के पीछे पूरी तरह से चाइना है, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट है अरुणाचल प्रदेश, अगर पूरा अरुणाचल ना भी हो, तवांग डिस्ट्रिक्ट तो है जहाँ पे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है। आपके दर्शकों को एक इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा। अरुणाचल का जो तवांग इलाका है, वो भारत में कब आया? 14 फरवरी 1951 को। यानी कि जब अक्टूबर 1950 में चीन ने तिब्बत पे कब्ज़ा किया, उसके 1 साल के बाद तक तवांग ना चीन का हिस्सा था, ना भारत का हिस्सा था। 14 फरवरी को भारतीय सेना के एक अफ़सर 200 सैनिकों के साथ वहाँ गए, वहाँ के लोगों से बातचीत की, जो उनके वहाँ मंक्स थे, जो उनके धार्मिक लोग थे, और उन्होंने कहा हम भारत में विलय होना चाहते हैं। बिना एक गोली चलाए वो भारत में विलय हो गए 14 फरवरी 1951 को। चीन का तो अरुणाचल में कोई पहले इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ऐसी चीज़ें हुई, बाद में हो गया। लेकिन आज खतरा है। सो ये पूरी चीज़ के पीछे जो चाइना है, चाहे पाकिस्तान के पीछे, बांग्लादेश के पीछे, और पूरा सपोर्ट चाइना को है। अब देखिए, अमेरिका अमेरिका पाकिस्तान के साथ रेयर अर्थ पे बात कर रहे हैं। बीएलए को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा देता है। हुँ? और बाकी हमने ऑप सिंदूर में तो देखा ही कैसे वो पाकिस्तान के साथ क्या बिहेवियर रहा आसिम मुनीर के साथ, है ना, फील्ड मार्शल के साथ। ऑपोजिट साइड में यूनुस को लाने का काम गोरों का था, इनका था, ठीक है। अब आ जाइए चाइना पे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और उस साइड में बांग्लादेश में लाल मुनीर हाट। तो ऐसा नहीं लग रहा कि अमेरिका और चाइना, वो दोनों दो सस्ते प्यादे नचा रहे हैं, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश, और कोशिश है सिर्फ भारत को घेरते रहने की। डेफिनेटली यस, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट है जम्मू कश्मीर, चीन का इंटरेस्ट है अरुणाचल प्रदेश या उसका एक बड़ा हिस्सा, खासकर वो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी इलाकों का। ये बार-बार प्रश्न आता है कि चीन अगर इतना ताकतवर है तो उसने ताइवान पर अब तक हमला क्यों नहीं किया? आता है बिल्कुल। 2027 की बात होती है, पहले क्यों नहीं किया जब तैयारी तो उसकी पूरी हो गई है? 2027 से पहले उसने हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको एक डर था कि अगर वो ताइवान पे हमला करेगा तो भारत उसका वेस्टर्न फ्रंट, जो हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंट है, हम यहाँ से ओपन अप करेंगे। चीन टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सब कुछ बदल गया जब 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने दूसरी बारी। जिस तरह से अमेरिका और चीन की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, अमेरिका ने तो ताइवान वर्चुअली प्लैटर पे दे दिया है चीन को। अब जो और जिस तरह से अमेरिका भारत के खिलाफ बयान इश्यू कर रहा है, जब भी चीन ताइवान पे हमला करेगा, भारत कभी दूसरा फ्रंट ओपन अप करेगा ही नहीं, क्यों कर ही हमें नहीं। क्यों करेगा सर, मतलब हम पहले भी नहीं करते, हम्म, लेकिन कम से किसी कम के कहने पे भी हम नहीं करेंगे। हम पहले भी नहीं करते, लेकिन हमारी और अमेरिका की जो गहरी दोस्ती थी वो चीन को चिंता में डाली हुई थी। अब तो वो भी उसको चिंता नहीं है, क्योंकि उसको पता है अमेरिका कभी भारत के साथ अब होगा ही नहीं। ये अमेरिका के साथ हमारा ब्रेकअप क्यों गया है? मतलब मैं आपको बोलूं, मैं इसको कब से नोटिस कर रहा था, मैं इसे नोटिस कर रहा था टिपिकली बाइडन का जो आखिरी साल था ना सर, उस टाइम से बहुत तट टिप्पणियां आने लगी थी, डोंट क्रॉस द रेड लाइन, है ना, इंडिया को डेमोक्रेसी के लेक्चर, इंडिया में डेमोक्रेसी फेल हो रही है, इलेक्शन में इंटरफेरेंस दिख रहा था, सब कुछ बहुत ओपनली, मतलब इन सब चीज़ों को बोलने की भी जरूरत नहीं, बहुत ओपनली अब चीज़ें आ रही थी, मार्केट में इंटरफेरेंस कर रहे थे, रिपोर्ट्स ला रहे थे इंडिया पे बार बार। अमेरिका को क्या हुआ है ये, मतलब आशीष जी देखिए, ट्रेडिशनली जो डेमोक्रेट्स हैं, जैसे जो बाइडन आते हैं, हम्म, ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स तो कभी भारत के साथ थे ही नहीं। हाँ ट्रेडिशनली हाँ, हमेशा रिपब्लिकन रिपब्लिकन भारत के साथ साथ रहे। थे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, तब अमेरिका के जितने मीडिया हाउसेस थे, जितने थिंक टैंक्स थे, जितने दिग्गज विशेषज्ञ थे, सबने कहा था डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव हारेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है। जब पहली बाइडेन के साथ हुई तो बाइडेन को रेस से विड्रॉ करना पड़ा उनकी
हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से। दूसरी जो प्रेज़िडेंशियल डिबेट हुई कमला हैरिस के साथ जो नॉमिनी बन के आई बाइडेन की जगह, उसमें अप्रूवल रेटिंग्स कमला हैरिस को ज़्यादा ही मिली क्योंकि कमला हैरिस ने वो प्रेज़िडेंट डिबेट बहुत अच्छी तरह से की और डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग गिर गई। इतनी गिर गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं तीसरी प्रेज़िडेंशियल डिबेट कमला हैरिस के साथ करूँगा ही नहीं। अमेरिका में बिल्कुल ये दिग्गज लोगों में था, ये डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत ही नहीं सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कई बातें आम अमेरिकी नागरिक को छू गई। एक मागा, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, दूसरा मैं अमेरिका को किसी दुनिया के युद्ध में हिस्सा नहीं लेने दूँगा। तीसरा इलीगल इमिग्रेंट का इश्यू। तो जब 5 नवंबर पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रीय चुनाव के नतीजे आए तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत विजय मिली, क्योंकि आम अमेरिकी नागरिक ने डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा दिखाया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहने वाला हूँ। जब डोनाल्ड ट्रंप जीते 5 नवंबर को और इस साल 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली, इस पीरियड में डोनाल्ड ट्रंप की कई ब्रीफिंग्स हुई, जो कि अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट या अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, जो डिपार्टमेंट डिफेंस पहले होता था, कई ब्रीफिंग्स हुई प्रेसिडेंट इलेक्ट की 5 नवंबर पिछले साल से लेके 20 जनवरी इस साल तक। इस सारी ब्रीफिंग्स में एक चीज उभर के आई कि चीन अमेरिका से सैनिक और आर्थिक शक्ति में बहुत मजबूत है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक निजी व्यापारी, अपने निजी पेशे में व्यापारी हैं ही हैं, उन्होंने आंकलन लगा लिया कि अमेरिका को चीन के साथ भिड़ने की जरूरत है ही नहीं। नुकसान है। जब वो है ही आर्थिक और सैनिक तौर पे ताकतवर, तो क्यों क्यों मैं लड़ूं? अब मेरे को पता आप सैनिक तौर पे या आप शक्तिशाली हो फिजिकली, तो मैं आपसे क्यों लड़ूं जब मेरे को पता कि मैंने तो हारना ही है। हम्म। नॉर्मल है, लॉजिकल है। सीधी बात है, हाँ। हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया मैंने चीन के साथ कोई झड़प नहीं करनी। और जब 20 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण था, उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बुलाया शपथ ग्रहण पे। बाकी जो कुछ लोगों को बुलाया, वो बुलाए जो उनके बिल्कुल नजदीक थे, चाहे इटली की प्रधानमंत्री, चाहे ब्राजील का राष्ट्रपति। लेकिन शी जिनपिंग को ही बुलाया, आमंत्रित किया। वो गए नहीं, बात अलग, उन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंट भेजा, लेकिन शी जिनपिंग को बुलाया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कर लिया था मैंने चीन के साथ झड़प करनी। और जैसे वो गद्दी में बैठे दूसरी बारी, उनकी जो हरकतें बिल्कुल साफ होती, जो हमने पहले डिस्कस किया, उन्होंने ना रूस के साथ कोई एयर-बैर की है, ना उन्होंने चीन के साथ की है। तीनों महाशक्तियों ने, जिसे मैंने G3 का नाम दिया लेख में, इन्होंने अपने आप में अनौपचारिक तौर पे दुनिया को बाँट लिया कि मेरे क्या इंटरेस्ट हैं, तुम उसमें मत आना, तुम ये मत करना, कहानी खत्म हो गई। मतलब फिर आप G2 की बात कर रहे हैं, G2 तो अभी इन्होंने ऐलान किया, मतलब यूएसए, चीन। बट आप पहले से बोल रहे हैं। मैं तो G3 पहले से ही बोल रहा हूँ, मैंने तो आर्टिकल भी लिखा है कि ये जो 3 महाशक्तियाँ हैं, रूस, चीन और अमेरिका, ये इकट्ठे हैं। इन्होंने बंद दरवाजे पे अनौपचारिक तौर पे दुनिया बाँट ली है, मेरे मेरे इंटरेस्ट ये हैं, तुम इसमें मत आना, तुम इसमें मत आना, कहानी खत्म होगी। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, चीन का तो इंटरेस्ट है, ये अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। और कौन कौन इस पे चैलेंज किसके लिए है? भारत के लिए। पर इसका एक दूसरा एनालिसिस है कि ये दोनों आपस में वर्चस्व की लड़ाई कर रहे हैं म्यांमार में। कौन? एक साइड से जितना चाइना के पड़ोस में है कंटिगुअस रीजन, वहाँ पे चाइना की ज़्यादा वर्चस्व है, और अपोजिट साइड से कोस्टल एरियाज में अमेरिका बहुत ज़्यादा अपनी पैठ बढ़ा रहा है। और इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन है, जैसे पाकिस्तान में भी कंपटीशन है, बट लगता नहीं है नहीं, पाकिस्तान में दे आर कम्पीटिंग। कॉम्पिटिशन नहीं है। पाकिस्तान में ये दे आर नॉट कम्पीटिंग। कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में बिल्कुल क्लियर है, चीन के जो इंटरेस्ट हैं चीन करेगा, अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं अमेरिका करेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, चीन और अमेरिका भिड़ेंगे ही नहीं। ट्रंप ने तो ताइवान एक प्लेट के ऊपर दे दिया चीन को। और जो चीन को डर था कि भारत और अमेरिका की दोस्ती है और अगर अमेरिका दबाव डाले तो भारत दूसरा फ्रंट खोल सकता है, वो वाला डर चला गया। तो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, ये जो महाशक्तियां इस इलाके में गेम खेल रही हैं, ये आपस में वो चैलेंज नहीं है, चैलेंज है भारत के लिए, क्योंकि ये अब सारे इकट्ठे हो रहे हैं। छोटी कंट्री को बड़े टेबल पे तो आने नहीं देंगे। हम बड़े टेबल वाले हों, आपस में डिसाइड कर लेंगे, बट छोटी कंट्री को तो ऊपर नहीं चढ़ने देंगे। नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार,
बांग्लादेश। तो अब ओवरव्यू साउथ एशिया में क्या चल रहा है? देखिए, भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं। हुँ। चीन, पाकिस्तान निकाल लो, वो तो हमारे दुश्मन देश हैं। बाकी बचे 6। 6 में से सिर्फ़ एक छोटा भूटान है जो भारत के साथ है आज की तारीख में। बाकी 5 पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में हैं। और जिस तरह से भूटान और चीन की एडवांस टॉक्स चल रही हैं, कभी भी दोनों देश अपने डिप्लोमैटिक रिलेशन या कूटनीतिक संबंध अनाउंस कर सकते हैं। क्या बात कर रहे बिल्कुल। हैं? भूटान, चाइना के एडवांस टॉक्स चल रहे हैं। हाँ, आज की तारीख में भूटान और चीन का कोई डिप्लोमैटिक रिलेशन नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन उनकी जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो मोर और लेस रिज़ॉल्व हो गया है कागज़ पे, एक औपचारिक ऐलान रहना बाकी है। तो अगर आप 8 पड़ोसी मुल्क लो, भूटान को आज भी ले लो कि वो भारत के साथ है, 8 में से 7 हमारे साथ नहीं है। अब इस चीज़ को आप बड़े लेवल पे देखिए, हुँ। जब भी ये टू फ्रंट वॉर तो हो, ये हमारी डिप्लोमैटिक फेलियर है। देखिए क्योंकि देखिए, क्योंकि इसमें ना 2-3 रियलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि इस एरिया में G3 खेल रहा है। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि बिग पावर्स हाँ, दे खेल विल रहे हैं। ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट यू। और ऑपोजिट साइड में इसे हम इस तरीके से स्पिन ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे नैरेटिव्स देखे हैं व्हिच आई डोंट सब्सक्राइब टू। इसकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल एंड ऑल दैट, यू नो, कि हम आइसोलेट होते जा रहे हैं। इकोनॉमिक साइज उनका बहुत बड़ा है भाई। इफ यू आर लुकिंग एट G3 की बात कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली मैनेजिंग द एंटायर वर्ल्ड। आशीष जी, बात घुमा फिरा के पैसे पे आ जाती है। ये कड़वी बात है, हकीकत ये दुनिया में पैसे का बोलबाला है। जिसके पास पैसा है वो हज़ार चीज़ें कर सकता है। 471 बीसी में थुसाइडस, जो कि एक ग्रीस के प्रसिद्ध फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था, जो शक्तिशाली है वो करेगा जो वो चाहेगा, जो कमज़ोर है वो देखता रहेगा। माइंड जि इज राइट सर, माइंड इज राइट। जिसके पास पैसा है, वो पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो। मैं हमारा फेलियर नहीं कहूँगा, हमारे पास पैसा नहीं था। और हमारे सामने बहुत बड़े और प्लेयर्स हैं। हाँ, और हमारे पास कंपेयर टू देम पैसा नहीं था, उनके पास पैसा था, है, उन्होंने पैसे का पूरा भरपूर इस्तेमाल किया। हमारा फेलियर नहीं है, ऐसा नहीं कि हमने चीज़ें हाथ से निकल नहीं। कोई देखिए, कोई भी आदमी जो सफल नहीं होता है, अगर हम एक इंसान के लेवल बात करें, वो इसलिए नहीं सफल होता कि वो सफल नहीं होना चाहता है। मेहनत सारे करते हैं हम। आज हम अगर अपने स्कूल लाइफ में देखें, कॉलेज लाइफ में देखें, हमारे साथ जितने छात्र थे, सारों ने मेहनत की। कुछ सफल हुए, कुछ सफल नहीं हुए। तो ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि वो फेलियर है या हमारा डिप्लोमा फेल नहीं, हमारा फेलियर नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं था, इनके पास पैसा था और इन्होंने पैसे का पूरा इस्तेमाल किया। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे पास जो थोड़ा बहुत पैसा है, ऐसा नहीं बिल्कुल ही नहीं है, है। हमारी इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो है। जब मैं कई फोरम में साउथ एशियन लोगों से मिलता हूँ, जब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एक जो पॉइंट आता है, जब मैं उनसे पूछता हूँ, भई ऐसा क्यों है कि चीन का आपके देश में इतना दबदबा है और भारत का नहीं है? वो सीधी बात कहते हैं कि चीन जो भी प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, टाइम से पहले ख़त्म कर देता है। भारत जो प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, वो सालों-साल लग जाते हैं, ख़त्म होने का नामो-निशान ही नहीं दिखता है। यानी जो हमने पहले डिस्कस किया, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर भारत ने कोई इनिशिएटिव या कोई प्रोग्राम किसी पड़ोसी देश में अनाउंस किया, समबडी शुड बी रिस्पॉन्सिबल इन द कंट्री कि इस डेट से पहले ये कंप्लीट होना है, जो हमने पहले डिटेल में डिस्कस किया। जब तक ये चीज़ नहीं आएगी, उनका पैसा है, वहाँ अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसे की ताकत तो है ही है, उनके प्रोजेक्ट टाइम से पहले ख़त्म हो जाते हैं। ऑब्वियसली पैसे की चमक वहाँ दिख जाती है। तो जो नेपाल में हुआ उसे आप क्या बोलेंगे? नेपाल का तो देखिए, कोई भी देश के अंदर जो ऐसे रेवोल्यूशन हुए हैं, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, कोई भी देश के अंदर, जैसे हमारे एनएसए साहब ने बिल्कुल सही कहा, इट इज़ गवर्नेंस फेलियर। जैसे हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में कहते हैं ना आशीष जी, अगर घर की चार दीवारी में दिक्कतें हैं, तो बाहर के लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर बांग्लादेश में, अगर श्रीलंका में, अगर नेपाल में अंदरूनी दिक्कतें नहीं होती, तो कोई कैसे बाहर की ताकतें कुछ कर ही नहीं कुछ सकती नहीं कर थी। सकते? जो देयर इज एब्सोल्युटली गवर्नेंस फेलियर एंड देयर इज ऑब्वियसली द इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स। ये 2 थीम पे एनएसए साहब ने बोला था। बिल्कुल, इट इज़, आई 200% एग्री विद हिम, ही इज़ एब्सोल्युटली बैंग ऑन।
अगर देश के अंदर ही दिक्कत ना हो तो बाहर के क्या कोई कुछ कोशिश भी करें तो कोई उनको इतना मास सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। हुँ। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। 1 मिनट सर, तो आपने बड़ी अच्छी चीज़ समझा दी। आपने ये समझा दिया सर कि इंटरनल वीकनेस होगी ही, तभी कोई एक्सप्लॉइट करेगा। बिल्कुल। आप म्यांमार 1 मिनट लूँगा, म्यांमार देखिए। हुँ, 1947 में ऑंग सैन, हुँ, जो कि वर्तमान पॉलिटिशियन ऑंग सैन च्यूई के जो पिताजी थे, जी, उन्होंने 1947 में कहा था, अगर तब म्यांमार का नाम बर्मा होता था, कि अगर बर्मा की यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता के साथ अगर खिलवाड़ हुआ, तो बर्मा ऐसा डूबेगा कभी उभर नहीं पाएगा। अगले साल 1948 को बर्मा को आज़ादी मिली। आज़ादी के कुछ दिन पहले ऑंग सैन की हत्या कर दी गई। 1962 में पहली बार मिलिट्री जुंता ने बर्मा में सत्ता हासिल की ताकत से। उन्होंने वही किया जिसकी चेतावनी ऑंग सैन ने दी थी। उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया। 1989 में बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार कर दिया गया। आज आज की तारीख में म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है। 5 नवंबर 2023 को म्यांमार के राष्ट्रपति ने बयान दिया, जिस तरह से मेरे देश में गृह युद्ध है, वो दिन दूर नहीं जब मेरा देश छोटे हिस्सों में टूट जाएगा। म्यांमार अब आप में बताइए क्या म्यांमार आज भी आशीष आपको जी, लगता है हाँ, आशीष जी, म्यांमार में 90% से ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग हैं और बौद्ध धर्म दुनिया का बहुत एक पीसफुल धर्म माना मोस्ट जाता है। पीसफुल। देखिए वहाँ पे वो देश टूटने के कगार पे है। अब हम बोलें चीन आया, चीन तो आएगा। जो जिसकी चेतावनी ऑंग सैन ने आप मानते हैं अभी 1947 में। वो एक कंट्री मतलब सिविल वॉर तो आपने कह दिया सर। हाँ, मैं आज आज वो एक कंट्री है। देखिए ऑफिशियल तौर पे तो है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है वो क्या देश। आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी जो एरियाज़ हैं, ये जो आपको मैंने शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछा था कि जो चिन एरियाज़ हैं या जो सगाई का रीजन है, हर जगह रीजन में अलग-अलग अलग-अलग है, बिल्कुल। आप म्यांमार के नॉर्दर्न एरिया में इलाके हैं जिस पे यूडब्ल्यूएसए, हुँ, यूनाइटेड वास्ट स्टेट आर्मी का पूरा नियंत्रण है जी। और यूडब्ल्यूएसए को पूरा एक बार सर इसको प्लीज़, प्लीज़ सर, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज़ म्यांमार में कौन, कहाँ, क्या कंट्रोल में है, क्या चल रहा है, थोड़ा-सा बताइए। एकदम हम इसे इग्नोर करके बैठे हैं भई, हमारा पूरा फ़ोकस सर क्रीक वगैरह पे था, एक्सरसाइज़ेज़ थी। बट सर यही है ना, हम तो ऐसे गेम खेलते रहते हैं, एक्सरसाइज़ इधर किया, ठोक उधर दिया। ये भी तो सर साइकोलॉजिकल है। नोटा मुद्दा डिक्लेयर किया, काम उधर कर रहे हैं। बट सर पूरे म्यांमार और बांग्लादेश में इसी टाइम में पैरेलल ये विज़िट्स वगैरह चल रहे हैं। इसलिए म्यांमार एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ना इंडिया में कोई इंटरेस्ट देता है, ना इसके ऊपर डिस्कशन होती है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोई बताने वाला भी नहीं है। मतलब अगर मैं ढूँढूँ कि मेरे कोई टीचर बता दें, इंटरनेशनल रिलेशंस के कोई टीचर मुझे ये समझा दें अच्छे से, एकदम डेप्थ में, तो वो नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ सर। देखिए आशीष जी, म्यांमार के नॉर्थ में या उत्तरी इलाके में जो चीन के साथ बॉर्डर करता है, उस पे पूरा यूडब्ल्यूएसए का कंट्रोल है, यूनाइटेड वास्ट स्टेट आर्मी का। म्यांमार के वेस्ट में, जो कि बांग्लादेश के ऑपोजिट है, वहाँ पे एक स्टेट है रखाइन, जहाँ पे ये रोहिंग्यास की आबादी थी, काफ़ी अच्छी नंबर की थी। जो मैंने बताया कि मिलिट्री जुंता ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया, इन मुसलमानों को या रोहिंग्या को वहाँ से भगा दिया गया, जो बांग्लादेश आए और बांग्लादेश से कई भारत में आ गए। अब ये जो वहाँ इंटरनल स्ट्राइफ चल रहा है और उसके बाद फिर वहाँ की जो ऑपोजिशन पार्टी थी, जिसे अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि मिलिट्री जुंता का तख्ता पलट हो। अब जो चीन है, चीन दोनों पक्षों को सपोर्ट कर रहा है, मिलिट्री जुंता को भी, ऑपोजिशन पार्टी को भी पैसे दे रहा है। तो बेसिकली म्यांमार में क्या हो गया, खिचड़ी बन गई है। अमेरिका भी इन्वॉल्व है, चीन भी इन्वॉल्व है, वहाँ पे गृह युद्ध तो है ही है। कई इलाके हैं जैसे यूडब्ल्यूएसए का जो इलाका है, वहाँ पे म्यांमार सेना का सैनिक जा ही नहीं सकता है। तो जो बात 1947 में सर ऑंग चाइना सैनिक, अपने बॉर्डर चेंज करने वाला है क्या? नहीं देखिए, चाइना नीचे आने वाला है क्या? म्यांमार का वो नहीं, नॉर्दर्न एरिया लेने वाला है क्या? चाइना चाइना के जो बॉर्डर के एम है वो बड़े क्लियर है। पहला ताइवान,
स्पार्टले आइलैंड्स, फिर यू अरुणाचल डोंट थिंक प्रदेश। म्यांमार का नहीं, नॉर्दर्न नहीं, इलाका? नहीं, उसको उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि उसको म्यांमार से ऑलरेडी जो हासिल हो रहा है, जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो ऑलरेडी बन गया, उसे आर्थिक तौर पे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये जो यूडब्ल्यूएसए का कंट्रोल है, वो एक काइंड ऑफ एक लीवरेज है म्यांमार की मिलिट्री जुंता पे। वो जैसे एक अजीत का एक फ़ेमस डायलॉग है ना पुराने टाइम की, ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगा और पानी तुम्हें जीने नहीं देगा, वो कहानी है ना, ये वो है। सो जहाँ तक बात है म्यांमार की, वो एज़ अ देश तो ख़त्म हो चुका है। औपचारिक तौर पे, ऑफ़िशियल तौर पे रहे तो रहे, लेकिन जो उन्होंने खिलवाड़ किया, दे आर फेसिंग द ब्रंट, जिसकी चेतावनी ऑंग सैन ने दी थी। वही बात किसी भी देश हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो। बांग्लादेश में क्यों इतना तख्तापलट हुआ? वहाँ भी जो मेन रिज़र्वेशन का मुद्दा था, अगर आप एक तरीके से देखो तो सही था लोगों का कि भई जो फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, तब लड़े 1971 में, उनके बच्चों को मिला कंसेशन, ठीक है। बट वो लाइफ लॉन्ग, वो जनरेशन लॉन्ग तो नहीं हो सकता ना, कब तक चलाओगे? बट ये तैयार नहीं थे। जब तक तैयार हुए तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। यही चीज़ नेपाल में हुई। जैसे ही लीडिंग सोशल मीडिया हैंडल्स बैन हुए, ऐसा सैलाब आया बाद में, वो जो प्रधानमंत्री ओली, उसने कहा नहीं, नहीं मैं सब बैन को कैंसल करता, तब तक तो हो गया था जो कांड होना था। तो देखिए कोई भी चीज़ में वार्निंग साइन्स आराम से आते हैं। वो विज़न, वो मैच्योरिटी चाहिए टू अंडरस्टैंड कि येस, दिस इज़ व्हाई वी शुड स्टॉप, एंड दैट इज़ व्हाई मैंने एक डायलॉग भी, एक आर्टिकल लिखा है। एज़ साउथ एशिया इज़ स्लिपिंग, इंडिया इज़ शाइनिंग और इंडिया स्टैंडिंग स्ट्रांग। क्यों? भारत की 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें आप देखिए, मैं 2 मिनट चाहूँगा। हुँ, हमारे पूरे नेबरहुड में कितना chaos है। हुँ। भारत में 1947 से लेके आज तक कोई नेशनल लेवल पे वायलेंट रेवोल्यूशन नहीं हुआ है। हम जिसकी बात कर रहे थे 2012, 13, 14 में हो भी नहीं सकता मुझे लगता अन्ना है। हज़ारे की, हुँ। वो वायलेंट रेवोल्यूशन नहीं था, वो पीसफुल रेवोल्यूशन था। मैंने इस पे लेख लिखा है। मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं जो भारत को साउथ एशिया में बिल्कुल अलग स्थापित कर चुकी हैं कि भारत में ये चीज़ें नहीं होती जो बाहर हो है। पहला, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत अच्छा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार ही बदला है, नेपाल में 7 बार ही, वो सारा मैंने लेख में लिखा है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन एक बार भी नहीं बदला है। अमेंडमेंट्स होती हैं, बदला नहीं है। दूसरा, हमारी जुडिशरी, हमारे केसेस स्लो हैं, उसके मैंने कारण बता दिए, जजेस कम है, पुलिस वाले कम हैं, लेकिन हमारी जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट। जहाँ पे चीज़ें टफ होने लगती हैं, जुडिशरी स्टेप इन कर देती है, जो बाकी देशों में नहीं है, हमारे पड़ोसी मुल्कों में। तीसरा, हमारी सेना एपॉलिटिकल है, सेक्युलर है। हमारी सेना बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, बिल्कुल कम्युनल नहीं है। बाकी जितने देशों में chaos हुआ है, उनकी सेनाएँ पॉलिटिकल है, उनकी सेनाएँ कम्युनल है, और आप देखिए क्या हो रहा है। ये 3 चीज़ें मैंने लेख में भी लिखी हैं, और यही 3 चीज़ें भारत का सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर 3 में से एक के साथ भी खिलवाड़ हुआ, जुडिशरी, एपॉलिटिकल, सेक्युलर, मिलिट्री। मिलिट्री एंड वेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको आर्टिकल भेजूँगा शो के बाद। मैंने आर्टिकल कुछ महीने पहले लिखा है। और व्हाट ये व्हाट अबाउट इंटेल? देखिए, इंटेलिजेंस तो एक सेपरेट टॉपिक आ गया। नहीं मतलब एक एक हाँ, वो भी तो हिडन शील्ड रहता है, बिहाइंड द लाइन्स। मानता हूँ हमारे इंटेलिजेंस कई फेलियर्स हुए हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 3 चीज़ें जो हमें ताकतवर करके रखी हुई हैं, या 3 चीज़ें जिसकी वज़ह से हमने ऐसा सैलाब नहीं देखा जो हमने बाकी पड़ोसी मुल्कों में देखा है, वो ये 3 चीज़ें हैं। बाकी तो चीज़ें और भी हैं, लेकिन मेरे को, मेरी राय में ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट, ये 3 चीज़ें एक फ्रेमवर्क बना दिया है कि भारत में कोई ऐसा सैलाब आ ही नहीं सकता है, अगर ये 3 चीज़ें इंटैक्ट रही। और अगर आप थोड़ा डिटेल में स्टडी करोगे, ये 3 चीज़ें हमारे पड़ोसी मुल्कों में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं। तो क्या भारत इस इन एरियाज़ में नहीं खेल रहा? मतलब वो लोग के पास ज़्यादा पैसा है, वो खेल रहे हैं।
ज़्यादा पैसे से खेल रहे हैं, हम नहीं खेलते। देखिए, हम अगर कोई प्रोजेक्ट, जैसे मैं बताया, प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, वो इतना डिले हो जाता है, उसकी रेलेवेंसी खत्म हो जाता है। No, no, I'm saying because these are now covert, entering the covert domains. आशीष जी, देखिए, कोवर्ट पे तो कोई नहीं एग्री करता है। चाहे अमेरिका हो, चीन हो, कोवर्ट पे तो कोई नहीं एग्री करता। वो तो सब हिडन है दरवाज़ों के पीछे। ये जो अरक्कन आर्मी वाला आपने बोला ना, अरक्कन आर्मी, लेकिन अरसा, हाँ, यहाँ पे तो कोवर्ट ऑप्स चल रहा है सर। तो कोवर्ट तो कोई नहीं एडमिट करता है। उसकी कोई ट्रेल भी नहीं होती है। तो सारा अलग-अलग चैनल्स के थ्रू होता है। बट यहाँ हम बात करें जो ऑफ़िशियल तौर पे हो रहा है। ऑफ़िशियल तौर पे तो चीन खुलेआम पैसा फेंक रहा है। सीपेक के नाम पे, सीमेक के नाम पे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डैम, ये रोड, पैसे का बोलबाला है। दैट इज़ वेयर इट इज़ मेकिंग द डिफरेंस। What about the recent drone strikes? दो पर्टिकुलर टाइम पे ये ड्रोन स्ट्राइक्स की बात आती है, और पहले हमेशा जब भी ये ड्रोन स्ट्राइक होता है तो फर्स्ट आर्टिकल विल रीड कि इंडिया या इंडियन आर्मी स्ट्राइक्स म्यांमार, फिर आता है इंडियन ड्रोन स्ट्राइक्स इन म्यांमार, फिर चेंज होके आता है ड्रोन स्ट्राइक्स इन म्यांमार अगेंस्ट इंडियन इंसर्जेंट्स, एंटी इंडिया इंसर्जेंट्स, फिर एंड में आ जाता है मिस्टीरियस ड्रोन स्ट्राइक एंटी इंडिया इंसर्जेंट। देखिए, ये ना एक सोशल मीडिया का ज़माना है जहाँ पे कोई भी हैंडल कुछ भी लिख दे। नहीं, ये दो टारगेट हुए हैं और सर। नहीं, अगर ये दो एंटी इंडिया मैसिव ड्रोन स्ट्राइक्स दो हुए हैं। ड्रोन स्ट्राइक्स का कंप्लेन किसने किया है? खुद जो पिटे हैं लोग, उन्होंने। इंसर्जेंट्स हैव सेड कि जैसे ही एंटी इंडिया लोग मिले हैं वहां पे उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक हुआ है, एंड दे हैव। देखिए, डेफिनेटली जब ये चीज़ें होती हैं, एक पक्ष का व्यू कुछ और होता है, दूसरे पक्ष का व्यू कुछ और इंडिया होता हैज है। लेकिन कैटेगोरिकली डिनाइड। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है, हमने उसको साफ किया, हमारा इस पे कोई औपचारिक या ऑफिशियल कोई रोल नहीं है। और सारी कहानी तो आती है ऑफिशियल रोल की। इंडिया ने कई बार बोला कि अगर आपको लगता है आप एविडेंस दीजिए, वी विल टेक एक्शन। कोई एविडेंस नहीं आया है। भाई, कोई ना कोई, अभी जब कनाडा ने बोला तो इंडिया ने कहा कि आप एविडेंस दीजिए जहाँ क्या हमारे बोला था ऑफिशियल। कनाडा ने? जब बोला कि भाई इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने उस आदमी को मरवाया, इंडिया ने बोला भाई आप एक्शन आप दीजिए, अगर कोई होगा रिस्पॉन्स, वी विल टेक एक्शन। डोजियर बनाई आप। हाँ, उन्हें को दिया ही नहीं। सो सर ये वाला मॉडल क्या हमने पाकिस्तान से सीखा है? क्योंकि ना हमारे पे अटैक होता था तो हम कंप्लेन करते थे कि भाई ये टेरर अटैक तूने अपनी फैक्ट्री से करवाया है, तो कहते थे आप लिखित में दीजिए। नहीं, बट हमने फाइलें बनाई है मोटी मोटी। आशीष जी, हमने पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तान ने यहाँ किया, हमने उसकी मोटे मोटे डोजियर दिए हैं। ये जो पहलगाम वाला भी हुआ 22 अप्रैल का, हमने पूरा बताया कौन सा सैटेलाइट फ़ोन ये आतंकवादी यूज़ कर रहे थे, किस नंबर से बातचीत हो रही थी, जो राइफल्स यूज़ हुई हैं कौन से मेक की थी, हमने सबको दिया है। देखिए, भारत बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल देश के तौर पे काम करता है। अगर हम पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देते हैं। हमने सिंदूर पे पाकिस्तान के असेट्स को बर्बाद किया। हमने प्रेस ब्रीफिंग्स में पूरी लोकेशन दी, बिफोर आफ्टर फोटोज़ दी। पाकिस्तान ने जो भी बोला, कोई प्रूफ नहीं दिया उन्होंने। सो अगर लेट अस बी ऑनेस्ट इन आवर अप्रोच, यस सर। India has always given evidence of anything which has happened on Indian soil to the country which has done this, but the other country has never done it. वो बयान दे देंगे, ट्विटर लिख देंगे और वो कमेंट सेक्शन को डिसेबल कर देंगे ताकि कोई कमेंट ना कर सके, लेकिन प्रूफ नहीं देंगे। द बिगेस्ट थिंग इज गिविंग प्रूफ। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल दे। सो दिस इज वेयर दे लूज आउट टोटली। This is where our respect, our respectability remains good, because हम जो कहते हैं we supported by hard evidence. ये आपने स्टोरी फॉलो की आईनी एयरबेस वाली, जो आईनी एयरबेस ताजिकिस्तान वाली, हाँ। हाँ। तो ये अचानक से क्या है ये कहानी? See, I तो पर्सनली फील कि हमें वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए था। जो अब आ रहा है कि रशिया और चाइना ने नहीं उसको इंटरफेयर किया। हाँ। दैट Obviously there is a it isn't happened good for us, नहीं, it's obviously not. because
चाहे कोई भी, चाहे हम बेस बोलें, चाहे ट्रेनिंग कुछ भी बोलें, वी हैड अ फुटहोल्ड इन अ फॉरेन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। थोड़ा ऐसे किसी भी रीज़न से गया, somebody has to be held responsible। कुछ तो हुआ है। Why it has gone? अभी वो कह रहे हैं कि not all things are in public domain। Fine। और अभी नहीं हुआ है, 2022 में बोल रहे हैं। So I think it has been a big jolt for us। It hasn't happened good for us। हाउ आर दीज थिंग्स हैपनिंग? मतलब मजेदार कहानी है सर। एक एयरबेस, फॉरेन एयरबेस चले गया। वही जो मैंने कहा, these are happening because of money power, पैसा, which China has got abundance। That is why, जैसे मैंने आपके पहले शो पे कहा था अजीत जी, चीन ने जब पहले चीन ने जब अपने गृह युद्ध के बाद 1949 से देश को चलाना शुरू किया, वो मेथोडिकली स्टेप बाय स्टेप गए हैं। पहले अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग की, पहले अपना एजुकेशन स्ट्रॉन्ग किया, फिर इकोनॉमी, फिर मिलिट्री पावर, और अब उस पैसे का वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हम लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, 30 साल पहले ये हुआ, 20 साल पहले हुआ, तेरे नाने ने ये किया, मेरे दादे ने ये किया। द वर्ल्ड इजंट इंटरेस्टेड इन द ब्लेम गेम। 1947 में जब पार्टीशन हुआ, मेरे दादाजी पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया है। मेरी दादी जी थी, 9 बच्चे थे उनके जेब में 17 रुपए थे। सब कुछ उनका वहां छूट गया था। वो बिल्कुल गरीब आए यहाँ पे। पहाड़गंज में उन्हें एक कमरे का मकान मिला जहां 11 लोग रहते थे। अब मैं क्या रोता रहा हूं कि क्योंकि मेरे दादाजी गरीब थे इसलिए मैं अमीर नहीं हूं? He did best what he could within his constraints। मैं आज की जिंदगी में जी रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। क्या मैं अपने दादाजी को बोलता रहूं कि वो गरीब थे, वो 17 रुपए क्यों लेके आए, नहीं तो हम भी अमीर होते? नो। दिस इज वॉट वी हैव टू लर्न फ्रॉम चाइना। गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। माओ जेडोंग, जो कि चीन का पहला पैरामाउंट लीडर या सुप्रीम लीडर था, ऐसा नहीं सब कुछ ही उन्होंने ठीक किया। उन्होंने बहुत भारी ब्लंडर्स किए, ग्रेट फेमाइन, कल्चरल रेवोल्यूशन, हजारों लोग मरे वहां, लेकिन चीन कभी माओ जेडोंग को खराब चीजों के लिए याद नहीं करता है। चंगेज खान, जिसने शताब्दियों पहले चीन पे हमला किया मंगोलिया से, चंगेज खान को कहा जाता है औरंगजेब से 10 गुना अत्याचारी था, लेकिन चीन में चंगेज खान की कोई बात नहीं करता है, क्योंकि चीन बिलीव करता है अगर तरक्की करनी है आगे देखो। हम 20 30 40 साल पुरानी कहानियां निकाल लेंगे, तब हुआ तब हुआ, चलो हो गया, जो हुआ खत्म हो गया। उससे सबक लो, इतिहास से सबक लो, इतिहास में फंसे मत रहो। हमारी प्रॉब्लम आती है ब्लेम गेम की। अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते नहीं है, ब्लेम गेम करते रहते हैं। 30 साल पहले ये हुआ, 40 साल पहले हुआ, उसने ऐसा अंडा खाया, उसने ऐसा वो किया, बस वहीं पे हम अटक जाते हैं। हमारी मीडिया भी बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ करेगी, 40 साल पहले जो हुआ कि ब्रेकफास्ट में क्या सर्व हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए था। और मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा है, मैं ये भी आपको भेजूँगा। आज से 22 साल बाद जब 2047 में विकसित भारत का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उसमें मेनस्ट्रीम मीडिया का रोल आएगा। असेस होगा मेनस्ट्रीम मीडिया ने कितना डैमेज किया हमारे देश को। क्या किसी देश में दिक्कतें नहीं हैं? लेकिन उसी चीज़ को मीडिया में एक सेक्शन को हाइलाइट करना। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पिछले साल भारत के एक स्टेट में एक हॉस्पिटल में रेप और मर्डर हुआ। मैं कोई नाम नहीं लूँगा बिकॉज़ मैं कोई पॉलिटिकल शो नहीं करना चाहता। इंडिया के एक स्टेट के कैपिटल सिटी में एक हॉस्पिटल में रेप एंड मर्डर हुआ। मेन स्ट्रीम चैनल्स ने 6-8 हफ्ते दिन-रात उस न्यूज़ को चलाया, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता से अलग करना चाहते थे। 6-8 हफ्ते दिन-रात वो स्टोरी चली। उसी के कुछ हफ्ते बाद एक सेंट्रल इंडियन स्टेट में एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात को घूमने गया। 4 लोगों ने उस ऑफिसर से रॉबरी की, सामान लिया,
प्लस उसकी गर्लफ्रेंड को मिडनाइट को बलात्कार किया, सर्विंग आर्मी ऑफिसर की गर्लफ्रेंड को। क्योंकि इस स्टेट की जो रूलिंग पार्टी है वो मीडिया के क्लोज है, इस न्यूज़ को कुछ मिनट के लिए सिर्फ कवर किया मेन स्ट्रीम मीडिया ने। अब क्या हुआ, फर्क देखिए। क्योंकि 6-8 हफ्ते लगातार दूसरे स्टेट के वो हॉस्पिटल के रेप एंड मर्डर की कहानियां दिन रात चलती रही। इंडिया में जितनी फॉरेन एम्बेसीज हैं वो तो न्यूज़ से पूरा लेती हैं डाटा, इंफॉर्मेशन। इन्होंने अपने कंट्रीज को भेजा इंडियाज अनसेफ फॉर वुमेन, और कुछ महीने पहले यूएसए ने एडवाइजरी जारी कर दी अपने सिटीजन्स को, इंडियाज अनसेफ फॉर वुमेन। कोई गलत चीज हुई रिपोर्ट करो, लेकिन आउट ऑफ प्रोपोर्शन अगर आप करते हो तो ये चीज होगी। अब दुनिया में ये है, धारणा है कि इंडिया इज अनसेफ फॉर वुमेन। क्या इंडिया अनसेफ फॉर वुमेन है? हमारी फैमिली मेंबर्स जितनी फीमेल्स हैं, क्या बिल्कुल ही घर से नहीं निकलती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से जाती हैं, अपने काम पे जाती हैं, काम पे आती हैं। द पॉइंट दैट आई एम सेइंग इज मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इससे पूरी दुनिया देख रही है और बात घुमा फिरा के फिर वहीं आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। What about this Bagram airbase? मतलब there was a lot of chatter कि आईनी एयरबेस निकला तो अब इंडिया बगराम में एंटर करेगा। इट वॉज ओनली अ ट्विटर चैटर। कोई इंडिया का वहाँ मतलब यू नहीं। कैन नॉट बुलडोज योर वे ना, जहाँ You can't- ट्रम्प को एंट्री जब मिलनी जब एग्जैक्ट जब ट्रम्प को नहीं एंट्री मिल रही है तो तो- चाइना वहाँ इतना अफगानिस्तान के साथ क्लोज है। मिलना होगा तो सबसे पहले चाइना को मिलेगा। अगर हाँ। एंट्री बगराम में मिलनी होगी किसी को तो चाइना को मिलेगी। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारे तालिबान सरकार का रिश्ते अच्छे हो रहा है, कोशिश अगर मिल जाए तो गुड। अगर फॉरेन कंट्री में नहीं base सर, मिल जाए- सोलो तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन मतलब लेकिन सर सोलो नहीं मिलेगा, सोलो नहीं मिलेगा। वो हो सर- सकता है ऐसे 3-4 कंट्री जैसे जिबूती के साथ हुआ है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सोलो नहीं मिलेगा। बट ये पूरा एक नैरेटिव बनाना कि अभी अब नहीं चला गया तो अब ये आ रहा है। सी क्या होता है जब ऐसे फॉल नैरेटिव बनते हैं, एक रॉन्ग मैसेज जाता है दुनिया में। अब देखिए, हम कहते हैं हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार 5000 साल पुराने हैं। हम इतने बड़े देश हैं साउथ एशिया के, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी हमारी है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमें एक बैड लाइट में रिफ्लेक्ट करती हैं। मैं कई विदेशी टीवी चैनल्स पे जाता हूँ डिस्कशन के लिए, इंडियन तो तकरीबन हर चैनल पे जाता हूँ। जिस तरह से इंडियन टीवी चैनल पे लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, मारपीट होती है, आए गए दिन हम देखते हैं, मैंने कोई डेवलप्ड कंट्री के टीवी चैनल पे नहीं देखा। डिस्कशंस होती हैं। ये जो आपने बगराम वाली बात हो गई, हमारी आईनी वाली बात हुई। आईनी वाली बात का जो रीज़न मैंने भी जो पढ़ा वो ये था कि रशिया चाइना का प्रेशर है। तो मतलब आपकी वो वाली बात फिर सही हुई कि भाई ये जो तीनों हैं इन्होंने डिसाइड कर रखा है यहाँ तेरा है, यहाँ मेरा है और यहाँ उसका है। और हल्का फुल्का कन्फ्यूजन हो जाती है तो वेनेजुएला जैसी स्थिति हो जाती है कि अमेरिका वॉर के लिए तैयार हो रहा होता है और फिर व्लादिमीर पुतिन के स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट आता है कि डोंट ट्राई दिस ऑन वेनेजुएला। मतलब आर दे टेस्टिंग ईच अदर आल्सो, या देखिए टेस्ट सर ये प्रॉक्सी में लड़ रहे हैं ना, दे आर नॉट फाइटिंग डायरेक्टली, दे विल नेवर फाइट। दे विल नेवर फाइट डायरेक्टली। आई टोल्ड यू, अमेरिका को पता है चाइना के साथ तो वो मिलिटरीली तो बिल्कुल वीक है। 7 डोमेन्स हैं मॉडर्न वॉरफेयर की, लैंड, सी, एयर, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस और पानी। पानी तो इंडिया अगेंस्ट यूज करेगा मेडॉक डैम के थ्रू। वैसे 6 डोमेन्स हैं, 6 में से 3 में तो चाइना क्लियर कट आगे है। 3 क्या, बल्कि मैं तो कहूँ 5 में आगे है। क्या क्या? नेवी सबसे बड़ी है दुनिया की चाइना के पास। चाइना की एयरफोर्स सबसे बड़ी है या होने वाली एक आध साल में। साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस में तो चाइना आ गया ही है, बचा एक आर्मी है बस। सो अमेरिका, जब मैंने बताया कि जब डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई थी, अमेरिका को क्लियर था वो चाइना से वो कम्पीट कर ही नहीं सकता है। रशिया चाइना की इतनी सांझी दोस्ती है कि वो अब एक कंबाइंड थ्रेट है अमेरिका के लिए, अगर अमेरिका डिसाइड करता है। They will fight in proxy warfare, they will not fight directly. Directly they coordinate, cooperate. Yes. They can even fight in 2 parts of the same country. अगर कोई कंट्री आपको मतलब आपस में भी वो लड़ा सकते हैं। फाइट नहीं करेंगे, फिजिकल फाइट नहीं होगी, प्रॉक्सी करवाते हैं। इकोनॉमिक टाइप होगा कि अगर मेरा इतना फायदा हो गया, वो भी एक लेवल तक, उसके आगे नहीं। बिकॉज
दुनिया बहुत बड़ी है इनके लिए 3 हिस्सों में बांटने के लिए। एक और कहानी थी कि एससीओ में प्राइम मिनिस्टर मोदी चले गए थे व्लादिमीर पुतिन की कार में और एक कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट वगैरह, आपने देखा था ये वाला? ये मैंने देखा, बड़ा वायरल हुआ था, बाद में निकल गया सारा झूठ था, ऐसा कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं था। इट वाज ऑल अ क्रिएशन ऑफ द सर्टेन सोशल मीडिया हैंडल्स। देयर वाज, मैंने इसकी कोई क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, तो जब वीडियो बनाई थी तो मैंने ये कहा कि मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, अगर आपको कुछ मिले तो मुझे बता दो। नहीं ये क्योंकि कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्ट ही नहीं हो रहा ना, मतलब ये एग्जैक्टली क्या एससीओ में गाड़ी में, अरे तो वो तो देखिए व्लादिमीर पुतिन की पुरानी आदत है, वो गाड़ी में लेके। देखिए वही मैं आशीष मैंने कहा ना कि मैं तो बचपन से ही पढ़ता आया हूँ फॉरेन हैंड। अब तो फॉरेन हैंड होता है तो अब तो मैं कहता हूँ कि क्यों 55 साल हो गए हम फॉरेन हैंड को क्यों नहीं तोड़ पाए। डोमेस्टिक हैंड का है। अच्छा तो ये वो कभी जैसे देखिए जो भी एक्ट्रेस आती है ना, उसकी पिक्चर रिलीज होती है, कहती है मेरी पिक्चर हटके है, कहानी वही होती है, घुमा फिरा के सारी पिक्चरें मोरलेस सेम ही है, लेकिन हर एक्टर एक्ट्रेस कहता है मेरी पिक्चर हटके है। तो वही ये फॉरेन हैंड की कहानी मैं 1970-80 के दशक से पहले पढ़ता था, आजकल सुनता हूँ। फर्क इतना आ गया टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो एक तो ये वाली हो गई, और लास्ट आपका था कि एक टेरेंस जैक्सन, एक यूएस का एयरबोर्न सोल्जर, ये भी कहानी चल रही थी कि इसकी मृत्यु, ये तो एकदम इसके साथ तो ये नहीं, मृत्यु वाली कहानी सही है, लेकिन जो एंगल से जोड़ा जा रहा था कि एसईओ में, वो तो सारा फेक। बट मोस्टली ये बंदा उधर ही ऑपरेट करने के लिए था ना, ये रोहिंग्या ट्रेनिंग एक्सेट्रा, मेजॉरिटी इनका यही काम चल रहा है कोस्टल एरिया में। देखिए बिल्कुल, कई जो अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस के रिटायर्ड लोग हैं, उन्हें दुनिया में भेजा जाता है लोगों की ट्रेन करने के लिए, और वो सारी ये जो चीज़ें होती हैं मोरलेस पेंटागन के अप्रूवल से होती हैं, कोवर्ट होती है सारी, कोवर्ट होती हैं। तो ये इतना दूर ऐसे घुमा फिरा के ऐसा, ये वाई वुडा स्पेशल फोर्सेस गाय, मतलब अगर आपको ये गलत कुछ काम कराना ही है तो आप स्पेशल फोर्सेस के बंदे को थोड़ी ना इन्वॉल्व करोगे, एंड दैट टू सेंड द बूट ऑन द ग्राउंड। तो इसलिए जब मैं आपके शो देखता हूँ ना आशीष जी, आपके शो ना बड़े डेप्थ वाले होते हैं, एंड आप कोई मतलब कि दाएं में कि कोई आप वो चीज़ें नहीं, आप बिल्कुल टू द पॉइंट आप करते हैं। मैं आपके बाकी भी शोज देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, सो आई लाइक coming on your show because you talk with lot of depth. You give a topic lot of merit. You are not only conducting an interview to sensationalize things or to create a kind of a false narrative. You talk to the point with depth. So that is why, like I said earlier, कि मेरा नमन और सलाम आपको कि आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ दिखाता है, वन, आपकी रिसर्च का लेवल, क्योंकि जो आदमी ऐसे क्वेश्चन पूछे उसे रिसर्च करके आना पड़ता है, और दूसरा जो हमने शुरू में बात की थी, कंटेंटमेंट। थैंक यू सर, आज रैप अप करते हैं सर, एंड अमेजिंग काइंड ऑफ एनर्जी फॉर मी टू मेक 3 वीडियोस टुडे। ऐसा दिन शुरू होना, मतलब आई हैड मतलब अप्रॉक्स 3 hours ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर। थैंक यू आशीष जी, जय हिंद, और एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मेरे को फिर मौका दिया। एक बार और बोलूंगा सर, कीप सर्विंग इंडिया द वे यू आर सर्विंग। थैंक यू सो मच सर। बस, धन्यवाद। जय हिंद।